हेलो गाइस, दिस इज श्रुति मैम फ्रॉम एससीसी। गाइस, जैसा मैंने आपको बताया था कि सीए एंड सीएमए फाउंडेशन एस्पिरेंट जिनके अभी दिसंबर एंड जनवरी 26 में एग्जाम्स है, उसके लिए एससीसी रैपिड रिकैप शुरू कर रहे हैं। अब ये रैपिड रिकैप क्या है ये तो आप जानते हो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। एंड बाय डूइंग दीज सेशंस आप एग्जाम्स के लिए बहुत वेल प्रिपेयर्ड हो जाओगे। दिस इज माय प्रॉमिस। मतलब मैं आपको गारंटी देती हूँ कि जो चैप्टर का एक अंडरस्टैंडिंग है ना, आपको 1.5 से 2 घंटे के हर दिन के सेशन में बखूबी समझ आएगा और आप एग्जाम में एक एक क्वेश्चंस भी बना पाओगे। तो चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं हमारा रैपिड रिकैप का जो स्केड्यूल है। तो हमारा ये सेशन आज से शुरू हो रहा है। हर दिन 11 AM पे आपका सेशन रहेगा। जैसे आज हम लोग बिजनेस लॉ से शुरू कर रहे हैं, लॉ को लेकर एक अलग ही डर है, तो वो पूरा डर आप ये सेशन करो, आपको समझ आ जाएगा मैं क्यों बार बार बोल रही हूं कि ये रैपिड रिकैप आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। 1 नवंबर को आज आपका बिजनेस लॉ का इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का सेशन है जो लगभग 6 मार्क्स को कवर करता है। 2 नवंबर को फिर मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट 1 कराऊंगी और 3 नवंबर को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट 2 कराऊंगी। 4 नवंबर को आप प्रोफेसर सैलिश गोइनका सर से मिलोगे इकोनॉमिक्स के लिए, और सर का जो एग्जाम्पल्स है ना मैं आपको बता रही हूँ उससे आपका इकोनॉमिक्स विल बी वेरी मच सॉर्टेड। 4th को 5th 6th आप इकोनॉमिक्स करोगे, फिर 7th 8th 9th आप मैथमेटिक्स करोगे। मैम बस इतना सही नहीं, वीकली स्केड्यूल आएंगे। ये एक वीक का 1 से 9 तारीख तक का पूरा स्केड्यूल है। फिर ऐसे ही 9 दिन के आपके सेशंस आएंगे जिसमें अकाउंट्स होगा, लॉ होगा, मैथ्स होगा, इकोनॉमिक्स होगा, सारे सेशन होंगे। तो जो हमारी अमेजिंग टीम है ना, ये पूरा का पूरा आपका रैपिड रिकैप लेने वाली है एवरी डे एट 11 AM ऑन श्रुति चमरिया क्लासेस चैनल। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि आज हम शुरू कर रहे हैं लॉ के साथ। देखो मेरा जो आप लोगों के साथ लॉ में टारगेट है ना, वो है आपका 60+ का टारगेट है। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनना। हम लोग लॉ के सेशन में क्या क्या कवर करेंगे, तो मैं जैसे आपका कवर कराऊंगी कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट ओवरव्यू दूंगी। उस टाइम पर हम कोई नोट्स कुछ रेफर नहीं करेंगे, आपको बस मेरी बात ध्यान से सुननी होगी, जस्ट 10 to 15 मिनट्स। फिर मैं आपको हैंड रिटन नोट से पूरा का पूरा ये सेशन लूंगी। मैं आपको बता दूं लॉ के कोई भी सेशन आईसीआई के मैथ से नहीं होने वाले, पूरा का पूरा हैंड रिटन नोट्स। अभी आप देखोगे कैसे हमारे अमेजिंग हैंड रिटन नोट्स। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपका इस सेशन से लॉ का हो जाएगा और आपका स्केड्यूल वीकली रहेगा जैसा कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है। जरूर से जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, श्रुति चमरिया क्लासेस। क्यों? क्योंकि जितने भी सेशन के नोट्स होंगे चारों सब्जेक्ट के, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हर दिन सेशन होगा, आपका मिस नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। और ये जो सारे सेशंस हैं ये ऑल सब्जेक्ट के सेशन है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कोई 1-2 सब्जेक्ट कवर होगा। वी विल कवर ऑल 4 सब्जेक्ट्स। चलिए तो अब बात करते हैं बिजनेस लॉ के पहले चैप्टर की जो आपके एग्जाम्स में 6 मार्क्स का आता है। देखो हमारा जो बिजनेस लॉ का पेपर है, ये पेपर हमारा सब्जेक्टिव पेपर है। हमें राइटिंग प्रैक्टिस करना होगा, क्वेश्चंस लिखना होगा, उसके बारे में भी कुछ सेशंस आएंगे जिसमें मैं आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी। पहले पूरा अंडरस्टैंडिंग ले लो, रट लो, याद कर लो, समझ लो। ठीक है ये जो हमारा चैप्टर है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, हमें इसमें बेसिकली क्या क्या पढ़ना है। क्या मैम हर चैप्टर में हम ये पहले समझेंगे? देखो किसी भी थियरी पेपर को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है जो मुझे अपनी सीए जर्नी से समझ आता है, सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए चैप्टर के अंदर क्या क्या है, फिर आपको क्या क्या पढ़ना है, आप क्यों कर रहे हो ये सारी चीजें, मतलब ये सारी चीजें आपको क्यों पढ़ाई जा रही है, और फिर आप टॉपिक पे अटैक करो, आपके लिए टॉपिक बहुत आसान हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे व्हाट इज लॉ। लॉ है क्या? लॉ 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 बहुत सुना है, क्या है ये लॉ? ये लॉ बनता कैसे है ना कहीं से तो बनाया गया होगा। फिर आप लोग सीए लोग क्यों ये लॉ की पढ़ाई करते हैं, मतलब सीए लोग को लॉ क्यों पढ़ाया जा रहा है? मैम हमें तो सिर्फ टैक्स पढ़ाना चाहिए, मैम हमें तो सिर्फ अकाउंट्स पढ़ाना चाहिए, तो हमें लॉ क्यों पढ़ाया जा रहा है? लॉ कौन बनाता है, लॉ कौन इंप्लीमेंट करता है? बना तो दिया बट उसको इंप्लीमेंट कौन करता है, और लॉ को इंटरप्रेट कौन करता है? मैं अगर तुमको बताऊं तो ये 3 टॉपिक है जो तुम्हारे पूरे चैप्टर 1 में कवर है डिटेल में।
मेन इसी 3 टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आएंगे। अब हम लोग एक छोटी सी स्टोरी जैसे सुनते हैं। हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर मैं आपको हैंड रिटन नोट्स दिखाऊंगी जिससे हम लोग फटाफट फटाफट अपना रैपिड रिकैप करेंगे। देखो, हमारी सबकी फैमिली में कुछ रूल्स होते हैं जो जनरली हमारे दादाजी या पापा ने बनाए हैं, या हमारी मम्मी ने भी बनाए हैं, हमारी ग्रैंड मदर ने बनाए हैं। तो देखो, जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक फादर है जो रूल्स बना रहा है और डॉटर को बता रहा है। जैसे कि आप लोगों के लिए घर में भी रूल्स होंगे कि 10 बजे के बाद घर में नो एंट्री, 10 बजे तक घर आ जाना है, सुबह इस टाइम पर उठना है ना, किसी पर्टिकुलर डे पे घर की सफाई करनी है, सबको ऐसा ऐसा खाना खाना है, वेज खाना है, नॉन वेज खाना है। तो इस तरीके के हमारे हर फैमिली में कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, सब फैमिली के रूल्स अलग अलग होते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक फादर अपने घर के लिए रूल्स बना रहा है, क्यों क्यों बना रहा है? क्यों? क्योंकि वो खड़ूस पिता है? बिल्कुल भी नहीं, फादर्स तो हमेशा बहुत अच्छे होते हैं यार। तो व्हाई फादर इज मेकिंग रूल्स फॉर हिज फैमिली, फॉर हिज हाउस, फॉर सेफ्टी, फॉर हेल्थ एंड फॉर गुड एनवायरमेंट इन द हाउस। सेफ्टी रहे इसीलिए एक टाइम पर आना बनाया जाता है कि इससे लेट मत आना घर पे, है ना, घर पे घुस जाना। तो हम लोग बोलते हैं ना कि अलर्ट टाइम है हमारा, हमें 10 बजे एनी हाउ घर घुस जाना है। हमारे हेल्थ के लिए, क्योंकि हमें अच्छी अच्छी हैबिट बताई जाती है ताकि हमारा हेल्थ अच्छा रहे और एक घर का एनवायरमेंट भी अच्छा रहे, लड़ाई झगड़े ना हो, लोगों के बीच में एक अच्छा हारमोनी रहे। इसलिए फादर हमेशा अपने घर के लिए रूल बनाते हैं। तो जैसे घर के लिए एक पिता है, वैसे देश के लिए भी तो कोई पिता होता होगा, देश के लिए भी तो कोई बाप होगा जो लॉ बनाएगा। बिल्कुल है। तो इसी तरह से गवर्नमेंट जो है वो क्या बनाती है? कंट्री के लिए लॉ बनाती है। बट मैम, क्या मोदी जी लॉ बनाते हैं? क्या ममता दीदी लॉ बनाती है? क्या कौन लॉ बनाता है? ये जानना बहुत जरूरी है। देखो, अभी तुमको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैम आप नोट्स दिखाइए, अभी बस कॉन्सेप्ट सुन लो, जस्ट 5 मिनट्स। उसके बाद मैं पूरा नोट से ही रिवीजन करवाऊंगी। ये 5 मिनट का कॉन्सेप्ट आपके चैप्टर 1 को बहुत आसान कर देगा और कंपलसरी ये चैप्टर एग्जाम में आएगा ही आएगा। देखो, हमारे देश में 2 लेवल पे गवर्नमेंट है, एक है सेंट्रल लेवल पे और एक है स्टेट लेवल पे। इसीलिए हमारे देश को फेडरल स्ट्रक्चर बोला जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल स्ट्रक्चर बताता है। हमारे यहाँ डिफरेंट लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सारा का सारा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट के पास भी है, सेंट्रल के पास भी है। हाँ, सेंट्रल के पास थोड़ा ज्यादा है। तो सेंट्रल लेवल पे भी लॉ बनते हैं और स्टेट लेवल पे भी क्या बनते हैं? लॉ बनते हैं। सेंट्रल लेवल पे लॉ बनता है तो पार्लियामेंट बनाता है, और स्टेट लेवल पे लॉ बनता है तो स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है। देखो, अभी मैंने तुमको ये बताया है, सिर्फ इतना बताया है कि जैसे हमारे घर में रूल्स हैं वैसे देश के लिए भी रूल्स हैं, जिसको हम लॉ बोल सकते हैं, और ये लॉ बनाने वाला गवर्नमेंट है। ठीक है, अभी हम लोग यही समझें। अब हम लोग ये समझते हैं कि लॉ क्या है। लॉ बेसिकली सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। आज जितने भी लॉ तुम सुनते हो, सुना तो तुमने जरूर होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कंपनीज एक्ट, तुमने जितने भी ये एक्ट के नाम सुने हैं ना, ये सबको साथ में हम लॉ बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो लॉ एक बहुत बड़ी किताब है, एक तरीके से आप समझो। उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट एरिया के लिए। मैरिज है ना, या क्रिमिनल मैटर है, उसके लिए अलग एक लॉ है कि अगर कोई क्राइम करेगा तो उसके लिए भी लॉ है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसके लिए भी लॉ है। आपको कंपनीज बनानी है, खत्म करनी है, क्या करना है कंपनी में, क्या नहीं करना है, तो कंपनी के लिए एक अलग लॉ है। समझ रहे हो? इसी को हम लोग एक्ट्स भी बोलते हैं। अब एक बात समझना, हमारा जो ये चैप्टर है मैं आपको सब कराऊंगी। अब इसमें हम लोग लॉ का एक फॉर्मल सा बोल सकती हूँ डेफिनेशन समझेंगे। तो लिखा है, लॉ इज अ सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज या सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, आप दोनों चीज बोल सकते हो, इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर सिक्योरिंग वेलफेयर एंड प्रोवाइडिंग जस्टिस टू द सोसाइटी। अब आप ये समझ जाओगे कि जो मैंने एग्जाम्पल दिया था फादर वाला, कहीं ना कहीं यहां पे भी वही बात बोल रहा है। लॉ क्या है? लॉ कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, कुछ ड्यूटी है, तुमको ये करना पड़ेगा, इतने बजे ये करना होगा, ये नहीं करना है, ये करना है। तो बेसिकली ऑब्लिगेशन और ड्यूटी का सेट है। जो कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाता है। मेरा बात ध्यान से सुनना, जो कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाता है। क्यों बनाता है? भलाई के लिए, सोसाइटी में जस्टिस हो
इसके लिए। तो फादर भी क्यों बनाते हैं घर के लिए रूल्स रेगुलेशन लॉ ऑब्लिगेशन ड्यूटी क्यों बनाते हैं? घर में एक अच्छा एनवायरनमेंट रहे, सेफ्टी के लिए, हेल्थ के लिए। तो वैसे देश के लिए गवर्नमेंट लॉ बनाती है। क्या है वो? ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है। सो दिस इज योर फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ लॉ। समझ आया? तो अब आपको समझ आ गया होगा कि लॉ क्या है। लॉ इज द सेट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी। बोलो मेरे साथ, लॉ इज द सेट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज imposed by government for welfare and for justice to the society। तो आपको वर्ड याद रखने हैं, सेट, ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, गवर्नमेंट, जस्टिस, वेलफेयर। आप ये 6 वर्ड याद रखो, आपका पूरा डेफिनेशन तैयार हो गया। तो व्हाट इज लॉ? यही है। ये हमारा क्या था? लॉ का डेफिनेशन था। समझ आया? ये क्या था? हमारा लॉ का डेफिनेशंस था। चलिए, तो हमने पहला, मैं बोल सकती हूँ पहला हमने टॉपिक कवर कर लिया कि लॉ क्या है ना? व्हाट इज लॉ। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज लॉ। लॉ क्या है? लॉ इज अ सेट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर सिक्योरिंग वेलफेयर एंड जस्टिस टू द सोसाइटी। इज इट डन? पक्का? ये हमारा क्या था? लॉ का डेफिनेशन था। थम्स अप। पक्का समझ में आया? अब हम बात करेंगे हाउ इट इज मेड की बात मैं 2-3 मिनट बाद करूंगी। पहले हम लोग ये समझेंगे कि इफ यू आर डूइंग सीए और सीएमए तो आपको लॉ क्यों पढ़ाया जा रहा है। चलिए, एकदम एक एक चीज आपको नोट्स में मिल जाएगा। देखो, क्योंकि आप बड़े होकर कुछ साल बाद सीए बनोगे, सीएमएस बनोगे, तो आप बहुत सारे लीगल मैटर में अपने क्लाइंट को, अपने मैनेजमेंट को, अगर आप प्रैक्टिस में जाओगे तो आपके बहुत सारे क्लाइंट होंगे। आप कहीं जॉब करोगे तो आपकी कंपनी होगी जिसका एक मैनेजमेंट होगा। आप किसी भी एंटिटी में जॉब करोगे तो आप अपने मैनेजमेंट को और आप अपने क्लाइंट को लीगल मैटर पे गाइड कर पाओगे। समझ में आ रहा है? उनको बता पाओगे कि देखो हमने पढ़ा था श्रुति मैम से कि ऐसा लॉ है कंपनी को लेकर, तो प्लीज तुम ऐसा मत करो, या फिर तुमको ऐसा करना चाहिए तो प्लीज करो। समझ आ रहा है? क्योंकि तुम एक प्रोफेशनल बन जाओगे, सीए बन जाओगे, सीएमए बन जाओगे, तो तुमको लोगों को गाइड करना कहीं ना कहीं तुम्हारा ड्यूटी है ऑन लीगल मैटर ऑल्सो, ऑन लीगल मैटर ऑल्सो। इसीलिए आपको लॉ पढ़ाया जाता है। समझ में आ रहा है? और कहीं ना कहीं आपको तो लॉ पता ही होना ही चाहिए, क्योंकि आप प्रोफेशनल हो, तो आपको भी पता रहे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए लॉ क्या किया जाता है? सीए को, सीएमएस को, सीएस को पढ़ाया जाता है। तो ये था लॉ, सीए लोग के लॉ पढ़ने का रीजन। तो हमारा ये क्वेश्चन भी कवर हो गया। अब हम बिल्कुल डायरेक्टली उस टॉपिक पर आएंगे जिसका इंतजार आप लोग कर रहे हैं, जिससे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। एक बात समझना, शायद आप ये जानते नहीं होंगे, इसलिए जानना बहुत जरूरी है। 3 जाति है, 3 प्रजाति है। एक लॉ बनाया, एक लॉ को इंप्लीमेंट किया। बनाने वाला सिर्फ बना दिया, इंप्लीमेंट करने वाला लोगों पे लॉ लगाया कि तुमको ये फॉलो करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये नहीं करोगे तो ऐसा होगा, ये नहीं करोगे तो फाइन लगेगा, पेनल्टी लगेगा, डंडा पड़ेगा। तो ये इंप्लीमेंट किया। और एक है जब जब कोई गड़बड़ होगा, जब जब कोई केस फाइल होगा तो वो डिसीजन देगा। क्योंकि बहुत बार देखो, लॉ इंसान ने बनाया है, गवर्नमेंट भी तो इंसान है, तो बहुत बार लॉ में कुछ लूप होल्स रह जाते हैं। आज मैंने कोई लॉ पढ़ाया भी, लेकिन हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर चीज है जो हमें बहुत समझ नहीं आई। आगे जाकर जब मैं कंपनी बनाया मैंने, या मैं काम करने लग गई, बिजनेस करने लग गई, उसी लूप होल्स को यूज करके मैंने फ्रॉड कर दिया। समझ रहे हो? तो ये मैटर कहाँ जाएगा? कोर्ट में जाएगा। ये मैटर कहाँ जाएगा? कोर्ट में जाएगा, है ना? तो कोर्ट जो है वो इंटरप्रेट करेगा। तो एक है लॉ बनाने वाली बॉडी, एक है लॉ को इंप्लीमेंट करने वाली बॉडी, और एक है लॉ को क्या करने वाली बॉडी? इंटरप्रेट करने वाली बॉडी। जब जब हमें लॉ नहीं समझ आता है तब तब कोर्ट लॉ समझाता है। समझ आ रहा है? तो ये हमारा क्या है? लेजिस्लेचर। ये क्या किया? ये लॉ बनाया। ये कौन है? एग्जीक्यूटिव। ये क्या किया? लॉ को इंप्लीमेंट किया। और लास्ट में आपको क्या दिख रहा है? कोर्ट। जुडिशरी मतलब कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट। ये क्या किया? लॉ को इंटरप्रेट किया। ये बात आपको लॉ के फर्स्ट क्लास में जाननी बहुत जरूरी है कि लॉ के लिए देश में हमारे पास 3 बॉडीज है।
एक लॉ बनाती है, एक लॉ को इंप्लीमेंट करती है और एक लॉ को इंटरप्रेट करती है। जब डिसीजन लेने का टाइम आएगा, एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं कर पाएगा, लेजिस्लेटिव कुछ नहीं कर पाएगा, जो करेगा कोर्ट करेगा। जब लॉ बनाने की बारी आएगी तो जुडिशियल कुछ नहीं कर पाएगा, एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं कर पाएगा, लेजिस्लेटिव लॉ बनाएगा। तो तीनों को अपना अपना काम बांट दिया गया। तो अभी हम लोग सबसे पहला डिस्कशन करेंगे अबाउट लेजिस्लेटिव बॉडी, फिर हम डिस्कशन करेंगे एग्जीक्यूटिव बॉडी, फिर हम डिस्कशन करेंगे जुडिशियरी बॉडी, और लास्ट डिस्कशन हम लोग किस पे करेंगे, रेगुलेटरी बॉडीज भी होती है कुछ, जैसे कि सेबी है, आरबीआई है, आईबीबीआई है। जैसे ये भगवान है एक तरीके से, स्टॉक एक्सचेंज का भगवान सेबी है ना, बैंक का भगवान आरबीआई है, कंपनीज बनेगी बंद होगी ये सब के लिए भी एक बॉडी है आईबीबीआई। तो हम लोग ये भी इस चैप्टर में ही कवर करेंगे। अब आपका मेन चैप्टर का कंटेंट शुरू होने जा रहा है और आपको बहुत ध्यान से इन सारी चीजों को करना है। देखो क्या बोलते हैं, सोर्सेज ऑफ लॉ, लॉ कहां कहां से आता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द मेन सोर्स ऑफ लॉ इन इंडिया आर, लॉ कहां कहां से आता है। सबसे पहला सोर्स कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। आपको पता है, मैं आपको संविधान के बारे में थोड़ी सी बातें बता देती हूँ। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था, लेकिन इसको इंप्लीमेंट किया गया 26 जनवरी 1950 से। तो संविधान में लॉ का सोर्स है, मतलब संविधान से आज कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद ही लॉ कहां बनने लग गए, पार्लियामेंट में, नहीं तो उसके पहले लॉ पार्लियामेंट में नहीं बनते थे, समझ रहे हो। तो पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट, या मैं बोल सकती हूँ पार्लियामेंट में लॉ बनने का कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन से आया, तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन सोर्स ऑफ लॉ है। फिर पार्लियामेंट तो है ही, और स्टेट के लिए स्टेट असेंबली या स्टेट लेजिस्लेचर है। मैंने आपको बोला सेंट्रल गवर्नमेंट अपने सेंट्रल लेवल पे लॉ बनाएगी, है ना, और स्टेट लेवल पे स्टेट बनाएगी। इसको हम लोग डिटेल में करेंगे, घबराना नहीं है। प्रेसिडेंट और जुडिशियल डिसीजन मतलब क्या होता है, बहुत सारे कोर्ट कोई डिसीजन दे देते हैं किसी बात को लेकर, तो वो भी एक तरीके का लॉ बन जाता है। लेकिन जो मेन लॉ है, जो मेन एक्ट है, उसको वो ओवरराइड नहीं कर सकता है। चलिए अभी मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी लॉ कैसे बनता है। देखो मैं पहले बोली, अपने पहले डिस्कशन करेंगे लॉ बनता कैसे है, फिर डिस्कशन करेंगे इंप्लीमेंट कौन करता है, और फिर करेंगे डिस्कशन कि इंटरप्रिटेशन कौन करता है। तो सबसे पहले बनना, अभी पूरा लेजिस्लेटिव के बारे में पढ़ेंगे। लॉ बनाने का क्या प्रोसेस है। देखो लॉ बनाने का प्रोसेस बहुत आसान है। कोई पर्टिकुलर मैटर है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, कुछ साल पहले तक एडवर्टीजमेंट बहुत बेतुके आते थे, मतलब कोई उसका हाथ पैर नहीं है, कोई सेंस नहीं है, और बहुत सेंसिटिव कंटेंट भी लोग एडवर्टीजमेंट में डाल देते थे। अब बहुत लोगों को ऐसा लगा कि एडवर्टीजमेंट को लेकर हमारे पास कोई कानून होना चाहिए, कोई लॉ होना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो लोगों ने डिमांड की कि एडवर्टीजमेंट को लेकर लॉ होना चाहिए, ठीक है। तो अब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते, क्योंकि लॉ बना कौन सकता है, पार्लियामेंट, ठीक है, देश के लिए पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं वो लोगों की डिमांड पर क्या करते हैं, एक ड्राफ्ट रेडी करते हैं। दिमाग में आइडिया आया, उसको ड्राफ्ट बनाए, लिख लिए। अभी ये क्या कहलाता है, अभी ये ड्राफ्ट है। अब ये ड्राफ्ट को ये लोग क्या करते हैं, पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं। जब ये पार्लियामेंट में प्रेजेंट हो जाता है, प्रपोज हो जाता है, तो इसको बिल बोलते हैं। आप लोग थोड़े टाइम पहले सुने होंगे फार्मर्स बिल के बारे में, तो सेम है वो, कोई लॉ बनाने का पहला स्टेप है बिल। बिल आया, अब बिल पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। पहले इसको लोकसभा पास करते हैं, फिर राज्यसभा। इसमें कई बार 10-10 साल भी लग जाते हैं, इतना डिबेट चलता है। आप लोग देखिए ना पार्लियामेंट सेशन का डिबेट वगैरह, झगड़े झमेले, टेबल पीटने लगते हैं। तो बेसिकली पहले लोकसभा पास किया, फिर राज्यसभा पास किया, फिर ये प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, प्रेसिडेंट इस पे अपना ठप्पा लगाता है, और ये हमारे एक्ट बन गया, मतलब लॉ बन गया। समझ में आ रहा है, एक्ट बन गया। जैसे एलएलपी 2008 का एक्ट है, तो किसी के दिमाग में आया होगा कि अरे एक ना लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट होना चाहिए, एक लॉ होना चाहिए। तो पहले क्या बना, ड्राफ्ट, फिर क्या बना, बिल। पहले क्या बना, ड्राफ्ट, फिर क्या बना, बिल, फिर क्या हुआ, पार्लियामेंट में प्रेजेंट हुआ, प्रपोज्ड हुआ, फिर लोकसभा राज्यसभा इसको पास किया, फिर क्या हुआ, प्रेसिडेंट इस पे अपना असेंट दिया
तो ये क्या बन गया? एक्ट। और जो ऑफिशियल गैजेटे होता है, जिसको हम लोग हिंदी में भारत का राजपत्र बोलते हैं, जिसमें सारे लॉ लिखित रूप में आते हैं, वहां ये चला जाता है। तो इस तरीके से लॉ बनता है। चलिए अब हम लोग लैंग्वेज करेंगे, सो दैट अगर एग्जाम में आ जाए तो आप डायरेक्टली एकदम सेम टू सेम ये लैंग्वेज लिख के आना, यू विल गेट फुल मार्क्स। When a law is proposed in parliament, it is called a bill. The law is passed in लोक सभा। पहले प्रपोज हुआ, फिर बिल को पास किया गया लोकसभा में। Thereafter it has to be passed in राज्यसभा, the assent of the president of India. Law will be notified by the government in the publication, जिसको क्या बोलते हैं? ऑफिशियल गैजेटे ऑफ इंडिया। Once it is notified and effective, it is called an act of parliament. तो कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद से सारे लॉ पार्लियामेंट में ही बनते हैं, जो सेंट्रल लेवल पे हैं। समझ में आया? तो ये क्या था? हमारा लॉ बनाने का प्रोसेस था। मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे देश के लिए पार्लियामेंट है, स्टेट के लिए वैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर है। देश के लिए प्रधानमंत्री है, स्टेट के लिए मुख्यमंत्री है, देश के लिए प्रेसिडेंट है, हर स्टेट के लिए गवर्नर है। तो जो सेंट्रल लेवल पे लॉ बनाना है ना, जो पूरे देश के लिए एप्लीकेबल होगा, वो पार्लियामेंट में बनेगा। बट मानो ममता बनर्जी ने बोला कि हम एक लॉ बनाना चाहते हैं जो सिर्फ वेस्ट बंगाल के लिए होगा। ऑब्वियसली जो लॉ वेस्ट बंगाल के लिए, वो महाराष्ट्र के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तुम्हारे फैमिली रूल्स तुम्हारी फैमिली के लिए एप्लीकेबल है, दूसरे फैमिली के लिए है क्या? नहीं। तो सेम सेम चीजें चलती है, इसलिए मैंने फैमिली का एग्जांपल लिया। सेंट्रल लेवल पे जो लॉ बना वो पूरे देश के लिए, जो सिर्फ वेस्ट बंगाल के लिए लॉ बना वो सिर्फ वेस्ट बंगाल के लिए और किसी स्टेट के लिए नहीं है। तो सिर्फ वेस्ट बंगाल के लिए लॉ बनाना है तो स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा। समझ में आया? पार्लियामेंट में लॉ बनाने के प्रोसेस को हम लोग समझ चुके हैं। पहले ड्राफ्ट बनते हैं, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू बिल एंड प्रपोज टू द पार्लियामेंट, तो इसको बिल बोले। देन इट इज पास्ड बाय लोकसभा, देन बाय राज्यसभा, देन प्रेसिडेंट गिव्स हिज और हर असेंट ऑन द बिल, देन इट बिकम्स एक्ट एंड नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेटे ऑफ इंडिया। लैंग्वेज एकदम सॉर्टेड है, तुम इसको अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, बस टेक्निकल वर्ड लिखना, ऑफिशियल गैजेटे लिखना, असेंट लिखना, बात बन जाएगी। इस तरीके से हमारे देश में लॉ बनते हैं। तो अभी तक हमने ये समझा कि लॉ क्या है, फिर हमने समझा हम क्यों लॉ पढ़ रहे हैं। पढ़ाओ ना हमें, क्यों पढ़ा रहे हो लॉ? तो मैंने आपको कारण बताया, आप प्रोफेशनल बनोगे, प्रैक्टिस में जाओगे, जॉब करोगे, तो आप अपने क्लाइंट को, आप अपने मैनेजमेंट को लीगल मैटर पे एडवाइस कर पाओ, गाइड कर पाओ, इसलिए आपको लॉ पढ़ाया जाता है। और एज अ प्रोफेशनल आपको भी पता होना चाहिए लॉ। समझ आया? फिर हमने पढ़ा लॉ बनाता है कोई, कोई इंप्लीमेंट करता है, कोई इंटरप्रेट करता है। यही तीनों मेन हमारा चैप्टर का कंटेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ? सबसे पहले पढ़ा रही हूँ लॉ बना कैसे, है ना? तो हमने समझा लॉ मेकिंग प्रोसेस विच इज वेरी वेरी इजी। लॉ बना क्या ऐसा है कि एक बार में पार्लियामेंट में लोग बैठे, एक लॉ बनाया, बोला हो गया, अब हम छुट्टी पे जा रहे हैं? नहीं, टाइप ऑफ लॉ होते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कितने टाइप के लॉ हैं। जैसे सबसे पहला टाइप जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूं, दैट इज क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ क्या होगा? किससे डील करेगा? क्राइम मैटर्स से। सिंपल है ना? तो देखो लिखा क्या है, क्रिमिनल लॉ इज गवर्न्ड अंडर इंडियन पेनल कोड 1860 एंड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। लेकिन मैं आपको बात बता दूं, अब हमारे देश में इंडियन पेनल कोड नहीं है और सीआरपीसी भी नहीं है। अब इसके जगह आ गया है बीएनएस एंड बीएनएसएस, भारतीय न्याय संहिता, मतलब चेंज हो गया है। समझ में आ रहा है? कंटेंट अभी भी काफी मोर और लेस सेम है, लेकिन अब क्या हो गया? नाम चेंज हो गया। समझ में आ रहा है? चलो तो बेसिकली आईपीसी था, आप लोग मूवी वगैरह में सुने होंगे, आईपीसी की धारा के तहत आपको आजीवन कारावास सुनाया जाता है। आईपीसी भी एक लॉ था। क्या था? एक लॉ था, एक कानून था। ये बेसिकली बताता था कि अगर क्राइम होगा तो कितना पनिशमेंट होगा, 10 साल का जेल, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर फांसी की सजा, ये आईपीसी बताता था। और सजा कैसे दी जाएगी, क्या प्रोसेस होगा, ये आपको सीआरपीसी बताता था। दोनों जुड़वा भाई थे, आईपीसी एंड सीआरपीसी। अभी भी दो नए जुड़वा भाई आ गए इसके जगह। एक आ गया आपका बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, और सीआरपीसी की जगह आ गया
BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, दोनों ही 2023 के लॉ है। आप समझो, इसको भी सेम बनाया गया होगा, बिल बना होगा, पार्लियामेंट में प्रपोज हुआ होगा, लोकसभा पास किया होगा, राज्यसभा किया होगा, प्रेसिडेंट असेंट दिया होगा, तो ये एक्ट बन गया। तो भारतीय न्याय संहिता एंड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। बीएनएस का काम वही है जो आईपीसी का था, तो आईपीसी के ऊपर मैंने लिखा है बीएनएस, याद रखना। चलो अब वही बता रहे हैं, अब तुम इंडियन पैनल कोड मत बोलो, तुम बोलो बीएनएस। अच्छा, मैंने पुराने नाम भी इसलिए दिए क्योंकि आपको नॉलेज के लिए होना जरूरी है, पता होना चाहिए। तो अब इंडियन पैनल कोड की जगह हम लोग क्या बोलेंगे, बीएनएस 2023 डिफाइंस द क्राइम नेचर एंड पनिशमेंट। बेसिकली बीएनएस क्राइम क्या है और उसका क्या पनिशमेंट होगा ये बताता है। वेयर एज बीएनएसएस, सीआरपीसी की जगह क्या बोलना है, बीएनएसएस, ये क्या बताता है, प्रोसीजर फॉर एग्जीक्यूटिंग द पनिशमेंट ऑफ द क्राइम। तो बीएनएस बताता है क्राइम पनिशमेंट, बीएनएसएस बताता है प्रोसीजर। समझ में आया? चलो, अब क्राइम होता क्या है, मर्डर, रेप, थेफ्ट, चीटिंग, ये सब क्राइम के अंदर आते हैं। तो मर्डर, रेप, थेफ्ट, चीटिंग, असॉल्ट, ये सब क्या है, तुम्हारा क्रिमिनल ऑफेंस है। क्या है ये सब, क्राइम है। ये सब क्या है, क्राइम। तो जब जब क्राइम की बात आएगी ना, ये दो क्रिमिनल लॉ टपक जाएंगे, बीएनएस 2023, बीएनएसएस 2023। जो पहले होते थे आईपीसी एंड सीआरपीसी। आसान है। तो पहला आपको क्या लिखना है, टाइप ऑफ लॉ के अंदर पहला टाइप ऑफ लॉ क्या है, क्रिमिनल लॉ। तो आप लिखना क्रिमिनल लॉ डील्स विद द क्रिमिनल मैटर लाइक मर्डर, रेप, थेफ्ट, चीटिंग, these are the criminal matter, these are the crimes. For crimes there are two law in the India, BNS 2023, BNSS 2023. BNS deals with the nature of crime and its punishment, and BNSS deals with the procedure for executing the punishment. आसान है। देखो, अगर मेरा सेशन आप ध्यान से करोगे ना, विदाउट डिस्ट्रैक्शन, मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ, ओपन चैलेंज है, आपको याद रह जाएगा लैंग्वेज, क्योंकि मैं एक चीज को 2 बार जरूर बोलती हूँ। दूसरा टाइप का लॉ हमारा क्या है, सिविल लॉ। क्या है हमारा दूसरा टाइप का लॉ, सिविल लॉ। सिविल लॉ किससे डील करता है, कुछ ऐसे मैटर से जो बेसिकली क्राइम नहीं है, जैसे प्रॉपर्टी का झगड़ा, डिवोर्स मैटर, चाइल्ड अडॉप्शन का केस, ये सब क्या हो गया, तुम्हारा सिविल मैटर हो गया। समझ में आ रहा है? तो देखो, क्राइम जो होते हैं ना, क्रिमिनल लॉ जो बीएनएसएस है, बीएनएस है, वो लोग का मेन मोटिव है पनिशमेंट देना। बट जितने भी सिविल लॉ होते हैं, वैसे एक ही सिविल लॉ है सीपीसी। देख रहे हो कितना पुराना एक्ट है ना? तो ये जो सीपीसी 1908 है, ये सिविल लॉ डिनोट करता है। तो बेसिकली ये किस पे फोकस करता है, रिजॉल्व करने पे, चीजों को सुलझाने पे। तो देखो लिखा है, सिविल लॉ फोकसेस ऑन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन रादर देन पनिशमेंट। प्रॉपर्टी वगैरह का मैटर होता है, तो ये लोग ये कोशिश करते हैं सीपीसी कि मैटर को रिजॉल्व किया जा सके, पनिशमेंट पे फोकस नहीं करता है। आप जैसे पढ़ोगे मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट लॉ, अच्छा फैमिली लॉ भी होते हैं, प्रॉपर्टी लॉ होता है, टॉर्ट्स होता है, ये सब सिविल लॉ के अंदर आता है। समझ आ रहा है? तो सिविल लॉ ये तरीके के होते हैं। अब लिखा है कुछ सिविल ऑफेंस का नाम बताओ। सिविल, एक बच्चे ने मेरे को बोला मैम कुछ सिविल क्राइम का नाम बताइए। अरे सिविल और क्राइम एक साथ कैसे हो सकता है, क्राइम क्राइम है, सिविल लॉ मतलब क्राइम जितना सीवियर नहीं है ना। चलो, तो कुछ सिविल ऑफेंस बताओ, जैसे कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, गलत काम, किसी को गुड्स नहीं दिए, तुमसे हम पैसा ले लिए बट तुमको क्लास नहीं दिए। समझ में आ रहा है? नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज टू लेंडर और सेलर, ये सब क्या है तुम्हारा, सब सिविल लॉ के अंदर आता है। क्लियर है? तो हमारे 2 लॉ कवर हो गए। क्रिमिनल लॉ डील्स विद द क्राइम मैटर, सिविल लॉ फोकसेस ऑन रिजोल्यूशन और डिसोल्यूशन rather than punishment। इसके दोनों लॉ का नाम लिखना, सिविल लॉ का नाम लिख देना सीपीसी 1908। सिविल लॉ का कुछ एग्जांपल लिखना, कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, टॉर्ट्स। तो ये हमारा हो गया सिविल लॉ। अब हम बचे हुए 2 टाइप ऑफ लॉ और है जो करेंगे। अब हम थर्ड करने वाले हैं क्या, कॉमन लॉ। क्या करने वाले, कॉमन लॉ। व्हाट इज कॉमन लॉ? आज मानो 2 पड़ोसी के बीच में किसी एक बच्चे को लेके झगड़ा हो गया। एक पड़ोसी बोल रहा है ये मेरा बच्चा है, ये बोल रहा है अरे इसकी शक्ल तो मेरे से मिलती है, वो बोल रहा है अरे इसकी शक्ल तो मेरी बीवी से मिलती है। तो बेसिकली ऐसे मैटर को लेके झगड़ा हो गया। अब ये मैटर गया कोर्ट में। वैसे तो ये सिविल मैटर है ना, क्राइम तो है नहीं, तो ये क्या है, सिविल मैटर है।
अब ये मैटर गया मानो कोर्ट में, कोर्ट ने इसको लेकर एक डिसीजन दिया, लैंडमार्क डिसीजन, जिसको हम लोग केस लॉ भी बोलते हैं। एक केस फाइल हुआ, अब इसको लेकर डिसीजन आया और कोर्ट बोल दिया कि अब से अगर ऐसा मैटर कभी भी होगा कि एक बच्चे के ऊपर ये क्लेम है कि दो लोग उसके पापा है या दो लोग उसकी मम्मी है, दो लोग क्लेम कर रहे हैं, तो अब ऐसा करना होगा। समझ आ रहा है? तो अब लोग वही फॉलो करेंगे। ऐसे लॉ को हम लोग बोलते हैं कॉमन लॉ। जबकि सोचो कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है, लेकिन वही क्या बन गया? लॉ। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था जब मैं आपको इंट्रोडक्शन करा रही थी, सोर्सेज ऑफ लॉ में प्रीसिडेंट्स और जुडिशियल डिसीजन ऑफ द कोर्ट। नाउ यू कैन रिलेट वेरी इजीली कि जो बहुत सारे कोर्ट होते हैं वो लोग जुडिशियल डिसीजन देते हैं, वो भी लॉ बन जाते हैं। अभी समझ में आया? उसी को हम लोग कॉमन लॉ बोलते हैं। तो देखो लिखा है जुडिशियल प्रेसिडेंट और जुडिशियल केस इज अ कॉमन लॉ। जजमेंट बाय सुप्रीम कोर्ट विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सबसे बड़ा कोर्ट, सबसे ऊंचे पद का कोर्ट कौन है? एससी, श्रुति चमरिया मैम नहीं, सुप्रीम कोर्ट। उसके नीचे हाई कोर्ट है, उसके नीचे कौन है तुम्हारा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। इसमें भी दो टाइप के कोर्ट होते हैं। इसका बात हम करेंगे जब मैं तुमको बताऊंगी कि कोई है जो लॉ को इंटरप्रेट करता है। मैं आप तो यहाँ बता दिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ ये लोग लॉ को इंटरप्रेट करते हैं, लॉ बनाते नहीं है, बट अगर ये कोई डिसीजन दिए हैं तो वो क्या बन जाता है? तुम्हारा सोर्स ऑफ लॉ बन जाता है। वो क्या बन जाता है? सोर्स ऑफ लॉ बन जाता है। तो ये भी एक टाइप ऑफ लॉ था। समझ में आ रहा है? तो एज पर आर्टिकल 141, अच्छा एक बात समझना, जितने भी हम एक्ट पढ़ते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट, एलएलपी, नेगोशिएबल, सब में हम लोग सेक्शंस पढ़ते हैं। बट जब भी बात कॉन्स्टिट्यूशन की आती है ना तो हम आर्टिकल बोलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में बातें सेक्शन नंबर में नहीं है, आर्टिकल नंबर में है। तो आर्टिकल 141 बोलता है कि ऑल द जजमेंट गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अच्छा, तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉमन लॉ की। हमने दो टाइप का लॉ किया, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ। थर्ड कौन सा है? देखो तीनों सी है, क्रिमिनल, सिविल, कॉमन। कॉमन लॉ क्या है? जजमेंट बाय द कोर्ट। तो जो भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट देगा दैट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली अमेरिका के कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं होगा। तो ये कौन सा आर्टिकल बोला? 141 बोला। इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट है, समझना। इसमें बोलते हैं डॉक्ट्रीन है, डॉक्ट्रीन का मतलब होता है थियरी। क्या मतलब होता है? थियरी, बेसिकली कॉन्सेप्ट। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस क्या बोलता है? टू स्टैंड बाय दैट विच इज डिसाइडेड। मतलब जो मैं बात बोली कि अगर दो बच्चों को लेकर ऐसा झमेला होगा तो इसी, अगर ऐसा कोई मैटर बाद में भी होता है तो जो डिसीजन यहां दिया गया है वहां भी वही फॉलो होगा। इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस। समझ में आया? अच्छा, इसी के अंदर आता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। देखो ये बहुत सिंपल सा बात है, कभी भी जस्टिस हो तो फेयर मैनर में होना चाहिए। जस्टिस का मतलब ही क्या है? सामने वाले को सुनने का मौका दो, सामने वाले को अपना केस प्रेजेंट करने का मौका दो। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, आज मेरा ही केस है, मैंने ही किसी का मर्डर किया और मैं ही इस मैटर में जज हूं या लॉयर हूं, ये नहीं होना चाहिए। ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। तो नेचुरल जस्टिस में हमें तीन बात को ध्यान में रखना होता है। देखो क्या क्या लिखा है। पहला बोलते हैं नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ। मैम आप क्या बोलने लग गई? ये लॉ की लैंग्वेज है लैटिन में। तो नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ का क्या मतलब है? नो वन शुड बी मेड अ जज इन हिज ओन कॉज एंड इट्स अ रूल अगेंस्ट प्रीजुडिस। अपने ही केस में कोई भी जज नहीं बन सकता है। अगर बना तो हम बोलेंगे नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं हो रहा है। दूसरा ऑडी एल्ट्रम पार्टम। ऑडी गाड़ी क्या? नहीं, यहाँ पे मतलब है कि अदर साइड को भी सुनने का मौका दो। सिर्फ तुम अपना बात बोल दिया और कोर्ट डिसीजन दे दिया नहीं, मैं बोलूंगी ऑडी एल्ट्रम पार्टम, हियर द अदर साइड ऑल्सो। जब भी कोर्ट कोई डिसीजन देता है दोनों पार्टी को बोलने का, सफाई देने का मौका देता है। बोलते हैं ना आप कटघरे में आइए, अपनी सफाई में कुछ बोलिए, इसी को बोलते हैं ऑडी एल्ट्रम पार्टम। क्लियर है? अच्छा, a judgment can override or alter a common law, but it cannot override or change the statute. statute मतलब law। मैं अभी बताती हूँ क्या बोल रहे हैं। बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट का कोई एक जजमेंट आया, उसने किसी कॉमन लॉ को ओवरराइड कर दिया, मतलब पिछले किसी कोर्ट के जजमेंट को ओवरराइड कर दिया, बोला अब से ये फॉलो होगा। ये पॉसिबल है, बट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कभी भी कोई ऐसा जजमेंट नहीं दे सकता है जो एक्ट को, लॉ को ओवरराइड कर दे। मानो सुप्रीम कोर्ट एक डिसीजन दिया, बोला जीएसटी लॉ के अंदर जो लिखा हुआ है ना ये बात गलत है,
ये बात सुप्रीम कोर्ट नहीं बोल सकता है, क्योंकि कोर्ट बेसिकली इंटरप्रिटेशन करते हैं और उनके इंटरप्रिटेशन से जो जजमेंट आते हैं वो लॉ बनते हैं। तो वो कभी भी मेन लॉ में, मेन एक्ट में लिखी बात को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? चलिए, तो अभी हम क्या कर रहे थे, टाइप्स ऑफ लॉ हो गया। पहला लॉ है क्रिमिनल, दूसरा क्या है सिविल, तीसरा क्या है कॉमन लॉ। और हम लोग पढ़े प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में दो बात याद रखना, रादर तीन बात याद रखना। नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ, नो वन शुड बी मेड अ जज इन हिज ओन केस, इट इज अगेंस्ट प्रीजुडिस। प्रीजुडिस का मतलब होता है बेसिकली ये सबके हित में नहीं है। फिर ऑडी एल्ट्रम पार्टम, हियर द अदर साइड ऑल्सो, judgment can override the common law but it cannot override the law or act। इजी है, ये आपको नेचुरल जस्टिस में तीन बातें याद रखनी है। तीन चीज, एक ऑडी एल्ट्रम पार्टम वाला, नेमो जुडेक्स कुआ वाला, और तीसरा जजमेंट कैन ओवरराइड द कॉमन लॉ वाला लाइन। क्लियर है? तो ये चार टाइप के हमने लॉ पढ़े, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमन लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। देखो, अभी तक मैंने आपका एक डिस्कशन खत्म कर दिया कि लॉ बनाने वाली बॉडी कौन है। मैम आप बोले देश के लिए लॉ बनाता है पार्लियामेंट, बिल्कुल। और स्टेट के लिए लॉ कौन बनाता है? स्टेट लेजिस्लेचर। अगर आपका अभी तक का सेशन मिस हुआ है, अभी से कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये बनाएगा होल कंट्री के लिए, और ये बनाएगा रिस्पेक्टिव स्टेट के लिए। ये दोनों ही क्या है? लॉ मेकिंग बॉडी है। ये ना तो इंप्लीमेंट करेंगे ना ही इंटरप्रेट करेंगे, ये सिर्फ लॉ बनाएंगे, सिर्फ बनाना इनका काम है। तो हमने पढ़ा प्रोसेस क्या है, पहले ड्राफ्ट होता है, फिर वो प्रपोज जब होता है तो उसको बिल बोलते हैं, फिर लोकसभा राज्यसभा पास करता है, फिर प्रेसिडेंट असेंट देता है, तो देन इट बिकम्स लॉ एंड इट इज नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट। फिर हमने पढ़ा टाइप ऑफ लॉ इन इंडिया, चार टाइप पढ़ा हमने, ठीक है। अब मैं बात करने वाली हूँ इन्फोर्सिंग द लॉ की। अब एक बार लॉ बन गया, एक्ट बन गया, ऑफिशियल गैजेटे में भी आ गया, मानो एक नया एक्ट आया कोई, ठीक है। तो बेसिकली जब कोई नया एक्ट आया तो अब वो कैसे इंप्लीमेंट होगा, तुम समझो। जब कंपनीज एक्ट आया होगा 2013, उसके पहले 1956 था, तो जब आया होगा बुक में, ऑफिशियल गैजेटे में, तो क्या सब पढ़ के नेक्स्ट डे से उसको फॉलो करने लगेंगे? हम इतने अच्छे होते तो बात क्या थी। इंप्लीमेंट करने के लिए भी बॉडी चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। जो बीच का एक था ना इंसान, वही क्या है तुम्हारा एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो देखो क्या लिखा है, आफ्टर द लॉ इज पास्ड इन पार्लियामेंट इट हैज टू बी इन्फोर्स्ड, दिस इज द जॉब ऑफ एग्जीक्यूटिव। लॉ बन गया, देखो तीन बॉडी है, तीनों सीक्वेंस में, एक ने लॉ बनाया, एक ने इंप्लीमेंट किया, और लास्ट वाला बाद में इंटरप्रेट करेगा। समझ में आ रहा है? चलो, बोलते हैं डिपेंडिंग ऑन वेदर द लॉ इज अ सेंट्रल लॉ, स्टेट लॉ, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट विल बी द इन्फोर्सिंग अथॉरिटी। देखो मैं बहुत सॉर्टेड रखती हूँ अपने थियोरी को, अगर लॉ बनाया सेंट्रल लेवल पे भी बनाया जा सकता है, स्टेट लेवल पे भी, तो इंप्लीमेंट करने के लिए भी तो दो बॉडी दोनों लेवल पे होनी चाहिए, बिल्कुल है। सेंट्रल गवर्नमेंट की भी अपनी मिनिस्ट्रीज है, जैसे बोलते हैं ना मिनिस्ट्री ऑफ वाटर, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, है ना, कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये सब सेंट्रल लेवल की मिनिस्ट्री है। समझ में आ रहा है? और स्टेट लेवल की भी मिनिस्ट्रीज होती है, ये क्या करती है, या डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये लोग अपने स्टेट में लॉ को इंप्लीमेंट करने का काम करते हैं। तो वही बोलते हैं वेदर लॉ इज सेंट्रल और स्टेट लॉ। सेंट्रल लॉ अगर है तो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज है जो इंप्लीमेंट करेगी, जिसको हम लोग कैबिनेट बोलते हैं, और अगर स्टेट है तो स्टेट का भी अपना डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री है जो लॉ को इन्फोर्स या इंप्लीमेंट करेगी। देखो लिखा है कुछ पॉपुलर मिनिस्ट्री का नाम, है ना, सेंट्रल लेवल पे ही बता रही हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इनको डिटेल में हमें पढ़ना है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। समझ में आ रहा है? जैसे बोलते हैं अगर इनकम टैक्स एक्ट है, मेरी एक बात समझना, एक लॉ है, बनाया कौन होगा? अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बाद बना है, पार्लियामेंट बनाया होगा, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट सेंट्रल लेवल पे लगता है, बना तो दिया। अब इसको इंप्लीमेंट कौन किया होगा, कभी सोचे हो? मैं की, तुम किए, कौन किया इसको? कोई ना कोई मैम, क्योंकि सेंट्रल लेवल का है, सेंट्रल लेवल की मिनिस्ट्री करती होगी। सेंट्रल लेवल की मिनिस्ट्री मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। टैक्स वगैरह को लेकर अगर कुछ भी इंप्लीमेंटेशन करना है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है। कौन करती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसके पास एक बोर्ड है जिसका नाम है सीबीडीटी,
सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्स, और अगर इनडायरेक्ट टैक्स है तो उसके लिए भी है सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। समझ में आ रहा है? तो टैक्स स्टेट लेवल का अगर टैक्स है तो स्टेट मिनिस्ट्री करेगी, बट अगर सेंट्रल लेवल का टैक्स है जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट पूरे देश के लिए एप्लीकेबल है, हर स्टेट के लिए एप्लीकेबल है, तो इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस थ्रू सीबीडीटी। इनकम टैक्स है तो सीबीडीटी, जीएसटी और कस्टम होगा तो सीबीआईसी। अब चलो हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बारे में। बहुत सॉर्टेड रखना है, हमने लॉ बनाने का प्रोसेस कर लिया, हमारी पहली जो बॉडी थी वो कवर हो गई, दैट इज लॉ मेकिंग बॉडी। अब हम किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं? जो इंप्लीमेंट करती है, इन्फोर्स करती है ना? तो सेंट्रल मिनिस्ट्री और स्टेट का भी अपना मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट इसको लेकर होता है। ठीक है, तो कुछ मिनिस्ट्री गवर्नमेंट की जो है सेंट्रल लेवल पे उसकी बात करेंगे। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसको हिंदी में वित्त मंत्रालय भी बोलते हैं, वित्त पैसा, इज अ मिनिस्ट्री विद इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसर्न्ड विथ इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इसको किससे कंसर्न है? देश के इकोनॉमी से, अर्थव्यवस्था से, टैक्स से, फाइनेंशियल लेजिस्लेशन से, मतलब फाइनेंस को लेके जो भी लॉ लाना है, कैपिटल मार्केट से, सेंट्रल एंड स्टेट फाइनेंस से, एंड यूनियन बजट से। देश का हर बार जो बजट प्रेजेंट होता है उसको कौन प्रेजेंट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसी की मिनिस्टर है ना, जैसे निर्मला जी अभी हैं वो करती है, मोरारजी देसाई थे उन्होंने 10 बार बजट प्रेजेंट किया है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बजट उन्हीं ने प्रेजेंट किया है। समझ रहे हो? प्रणब मुखर्जी भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रहे हुए। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या है? इट इज अ मिनिस्ट्री विद इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये याद हो गया। इट इज कंसर्न विद टैक्सेशन, फाइनेंशियल लेजिस्लेशन या फाइनेंशियल लॉ, कैपिटल मार्केट, सेंट्रल एंड स्टेट फाइनेंस एंड यूनियन बजट। सबसे मेन इसका काम ही होता है प्रेजेंटेशन ऑफ द यूनियन बजट, जो साल में एक बार बजट प्रेजेंट होता है। और जब तुम सीए बन जाओगे ना, जितनी देर बजट आता रहेगा टीवी के सामने बैठे रहोगे, देखते रहोगे कौन सा टैक्स ऊपर गया है, कौन सा टैक्स नीचे गया है, गवर्नमेंट क्या सब्सिडी ला रहा है, क्या साल भर का स्कीम है, सब यूनियन बजट में होता है। तो ये बजट को प्रेजेंट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो समझो, टैक्स को लेकर जो भी लॉ बना है उसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा समझेंगे। इट इज द अपेक्स कंट्रोलिंग एंड सेंट्रल कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ 4 सेंट्रल सिविल सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज। ये 4 टाइप के सर्विसेज का ये एक अपेक्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। क्लियर है? चलो दूसरा, अब जो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, एमओएफ है, इसके अंदर कौन से डिपार्टमेंट्स है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट। इसको आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट रीड करना है। तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ये तो याद हो ही गया होगा, फाइनेंस है, पैसा है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। तो ये हमारी पहली मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो अगर क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नंबर 1 लिखना, इट इज अ मिनिस्ट्री विद इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज कंसर्न्ड विथ फाइनेंशियल मैटर्स, टैक्सेशन, है ना, सेंट्रल एंड स्टेट फाइनेंस, कैपिटल मार्केट, यूनियन बजट। इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रेजेंटेशन ऑफ द यूनियन बजट इनटू पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन तो बता देना, इट इज अ कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ 4 सेंट्रल सिविल सर्विसेज। चारों का नाम लिख देना, इंडियन 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 से शुरू है। ठीक है, अब इसके अंदर डिपार्टमेंट्स है, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिला जुला के अपने मन से आप लोग लिख सकते हो। दूसरी मिनिस्ट्री हमारी क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। क्या नाम है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए। आपको पता है इसका मेन काम क्या है? कंपनीज एक्ट 2013 को एडमिनिस्टर करना। कॉर्पोरेट मतलब क्या? कंपनीज। तो ये कंपनीज वगैरह में सब कुछ सही से चल रहा है कि नहीं, उसको लेकर कंपनीज एक्ट बना हुआ है, लॉ तो बना हुआ है, इंप्लीमेंट कौन किया? एमसीए। समझ आ रहा है? टैक्स वगैरह है तो कौन किया? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मैं बोली ना, पहले लॉ बना दिया गया टैक्स को लेकर, कंपनीज को लेकर, अब इंप्लीमेंट करने की बारी आई। तो टैक्स को लेकर इंप्लीमेंट करना था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को दे दिए। कंपनीज को लेकर इंप्लीमेंट करना है, एमसीए को दे दिए। देखो लिखा है, ये भी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है। इसका मेन काम क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एक्ट, या पुराना वाला कंपनीज एक्ट, एंड एलएलपी एंड आईबीसी ऑल्सो।
तो चार चीज को एडमिनिस्टर करता है, कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 1956, एलएलपी 2008 एंड आईबीसी 2016। क्योंकि एलएलपी क्या है, बेसिकली जो एलएलपी है कंपनी और पार्टनरशिप का हाइब्रिड है। तो एक एलएलपी ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, गलत तो नहीं कर रहा है, फाइन लगाना, पेनल्टी लगाने, सब एमसीए का काम है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ इंडियन एंटरप्राइज इन द इंडस्ट्रियल सर्विसेज सेक्टर। समझ में आ रहा है? तो ये हमारी दूसरी मिनिस्ट्री थी। तीसरी मिनिस्ट्री क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ही आती है ना। ये एक इंटीरियर मिनिस्ट्री है। इसका मेन काम क्या है? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एंड डोमेस्टिक पॉलिसी। देश के अंदर शांति रहे, सिक्योरिटी रहे और डोमेस्टिक पॉलिसी बनाना। बोलते हैं होम मिनिस्टर इज हेडेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। अब होम अफेयर्स जो मिनिस्टर है, इसकी मिनिस्ट्री के अंदर कौन से डिपार्टमेंट आएंगे? डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, जम्मू एंड लद्दाख को लेकर अलग है तो डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, डिपार्टमेंट ऑफ होम, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, ये सब तुम्हारा होम अफेयर्स के अंदर आएगा। समझ रहे हो? तो अभी मैं आपको क्या बता रही हूँ कि लॉ बना दिया पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, इंप्लीमेंट कौन किया? अगर टैक्स वगैरह है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कंपनीज वगैरह का मैटर है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। समझ रहे हो? एलएलपी का मैटर है, आईबीसी का मैटर है तो आपका कौन किया? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कोई भी इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर है, डोमेस्टिक पॉलिसी का मैटर है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। समझ रहे हो? चलो, फिर नेक्स्ट मिनिस्ट्री क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ये क्या करता है? तो ये भी बोलता है गवर्नमेंट का, इसको भी एक कैबिनेट मिनिस्ट्री का हिस्सा मानते हैं। बेसिकली किससे डील करेगा? लॉ एंड जस्टिस, लीगल अफेयर्स से, थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। लेजिस्लेटिव एक्टिविटी भी करता है, ये एडमिनिस्टर करता है इंडिया में जस्टिस है कि नहीं, लोग लॉ को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, तो उसके लिए एक अलग मिनिस्ट्री बनाया गया है। समझ आ रहा है ना? अब मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर है डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। क्लियर है? देखो, लॉ बनाने वाला और लॉ को इंप्लीमेंट करने वाला, इसका डिस्कशन हम कर चुके हैं। लॉ बनाने वाला कौन है तुम्हारा? लेजिस्लेटिव बोलते हैं उसको। कौन था? पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, पूरा पढ़ चुके हैं। फिर दूसरा हम लोग पढ़े एग्जीक्यूटिव। ये लॉ को क्या करते हैं? इंप्लीमेंट करते हैं। इसके अंदर अलग अलग हम लोग मिनिस्ट्रीज पढ़े, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। समझ रहे हो? मिनिस्ट्री ऑफ लीगल एंड अदर अफेयर्स। ये लोग लॉ को, ये जो लॉ बनाता है इसी को इंप्लीमेंट ये लोग करते हैं। अब हम लोग पहले पढ़ेंगे जुडिशियरी के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम, बहुत मजेदार डिस्कशन है। लास्ट में मैं पूरा समरी एक बार वापस से कराऊंगी, तो पूरा एकदम पूरा का पूरा सेशन करना, ठीक है? बहुत मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है। लॉ बनाया कौन? समझ गए। लॉ को इंप्लीमेंट किया अलग अलग मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, है ना? तो अलग अलग मिनिस्ट्री का हम लोग पूरा क्या किए? डिटेल में पढ़े। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, देखो ऑफिशियल लैंग्वेज को लेके भी डिपार्टमेंट होता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, किस मैटर से कंसर्न है उसके अंदर कौन से डिपार्टमेंट्स आते हैं, तुमको इसमें यही याद रखना है। अब मैं तुमको पढ़ाऊंगी इंडिया के थर्ड पिलर के बारे में, जुडिशियल बॉडीज के बारे में। लेजिस्लेटिव हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, आप पढ़ेंगे जुडिशियल। सिंपल सा बात है, इसमें कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इन सब के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो इंडिया का जुडिशियल सिस्टम थर्ड पिलर है। पहला पिलर है जो लॉ बनाया, दूसरा पिलर है जो लॉ को इम्प्लीमेंट किया, है ना? जैसे कि सेंट्रल लेवल पे जितनी भी मिनिस्ट्रीज है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ लीगल एंड अदर अफेयर्स, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये लोग क्या हो गई? आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी हो गई जो लॉ को इम्प्लीमेंट करती है। और तीसरी अब हम लोग क्या करने वाले? जुडिशियल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली हम इसमें डिस्कस करेंगे कोर्ट्स के बारे में। तो लिखते हैं कि जब भी कोई डिस्प्यूट होता है सिटीजन के बीच में, सिटीजन या गवर्नमेंट के बीच में, तो इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कौन करता है?
जुडिशियरी, क्योंकि ना तो लेजिस्लेटिव कर सकता है ना तो एग्जीक्यूटिव। देखो चैप्टर को बहुत सिंपल रखो, क्योंकि अब जो आगे चैप्टर्स आएंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तुमको एकदम सीक्वेंस में करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा तुम्हारा बहुत हौच पौच हो जाएगा। सिंपल रखो कि ये चैप्टर में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े, बताओ बच्चों, चलो रिकैप करते हैं। सबसे पहले क्या पढ़े, लॉ क्या है, फिर पढ़े लॉ कैसे बनता है, फिर पढ़े तीन बॉडी है, एक लॉ बनाती है, एक इंप्लीमेंट करती है, एक इंटरप्रेट करती है। लॉ बनाने का पूरा प्रोसेस किए, है ना। फिर क्या किया हम लोग, टाइप ऑफ लॉ भी उसी के अंदर कवर कर लिए। फिर हम लोग ये लॉ इंप्लीमेंट कौन करता है, तो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज के बारे में पढ़े, हर मिनिस्ट्रीज के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, ये भी हो गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इंटरप्रिटेशन कौन करता है, जुडिशियल सिस्टम करता है, मतलब बहुत सारे कोर्ट हैं, पढ़ेंगे उसके बारे में। तो देखो क्या लिखता है, बोलते हैं ये जो जुडिशियरी सिस्टम है इसका फंक्शंस क्या क्या है। तो बोला सबसे पहला झगड़ा सुलझाना, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, फेयरनेस प्रमोट करना अमंग द सिटीजन ऑफ लैंड। क्या होना चाहिए, फेयरनेस, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, तो फेयरनेस, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। और किसी भी लॉ में अगर हम समझ नहीं पा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसकी वजह से हम गलत कुछ कर लिए, तो कोर्ट हमें गाइड करेगा, इंटरप्रेट करके देगा, तो इंटरप्रिटेशन। तो तीन काम है जुडिशियरी का, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, एक्ट्स एंड कोड, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एंड प्रमोशन ऑफ फेयरनेस अमंग द सिटीजंस ऑफ लैंड। क्लियर है। अब अगर बात करें हायरार्की की, सबसे ऊपर आता कौन है, एससी, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज एट द टॉप, फिर कौन आएगा, हाई कोर्ट, फिर कौन आएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये तो याद हो गया होगा। सुप्रीम कोर्ट है ना, बोलते हैं इसका डिसीजन फाइनल होता है किसी भी मैटर पे एंड बाइंडिंग होता है ऑन ऑल द कोर्ट। नीचे इसके जितने भी कोर्ट है सब पे बाइंडिंग होगा। सुप्रीम कोर्ट को क्या बोलते हैं, अपेक्स बॉडी ऑफ जुडिशियरी। देखो जुडिशियरी है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट अपेक्स बॉडी है जुडिशियरी का। अपेक्स मतलब होता है सबसे टॉप, सर्वोपरि, सबसे ऊपर। सुप्रीम कोर्ट कब बना, 26 जनवरी 1950। यस, पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद सुप्रीम कोर्ट आया है। उसके पहले आपका क्या होता था, फेडरल कोर्ट था, प्रीवी काउंसिल था, हाई कोर्ट पहले भी था, याद रखना ये बात। तो ये कब स्टैब्लिश हुआ, 26 जनवरी 1950। इसका जो मेन हेड होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसको हम लोग सीजेआई बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं। वो हाईएस्ट अथॉरिटी होता है जिसको आर्टिकल 126 के तहत अपॉइंट किया जाता है। अभी सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं, 34, जिसमें से 33 अदर जज हैं और एक सीजेआई है। समझ में आ रहा है। बोलते हैं आज अगर आपका फंडामेंटल राइट, आपको पता है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको फंडामेंटल राइट्स देता है, अगर मेरा कोई भी फंडामेंटल राइट्स छीना जाएगा, मैं किसके पास जाऊं, लेजिस्लेटिव। क्या करोगे, लेजिस्लेटिव के पास जाके, वो तो लॉ बनाता है। एग्जीक्यूटिव वो तो इम्प्लीमेंट करता है, हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास भी जा सकते हैं। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं रिट पिटीशन। अगर तुम कभी भी सुनो ना किसी ने रिट पिटीशन फाइल किया है, मतलब वो अपने फंडामेंटल राइट को वापस लेना चाहते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट से उसकी विनती कर रहा है, तो ये होता है आर्टिकल 32 के तहत। तो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट तुमको तुम्हारा फंडामेंटल राइट वापस दिलवाएगा। तो अगर आएगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सुप्रीम कोर्ट, इट इज द अपेक्स बॉडी ऑफ इंडियन जुडिशियरी सिस्टम, इट्स डिसीजन इज फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट, इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 26 जनवरी 1950, हाईएस्ट अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज नोन एज सीजेआई। एट प्रेजेंट देयर आर 34 जजेस इंक्लूडिंग अदर जजेस एंड वन इज सीजेआई, है ना। एन इंडिविजुअल कैन फाइल द रिट पिटीशन ऑन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज पर आर्टिकल 32। पूरा सुप्रीम कोर्ट का इतिहास लिख दिए। ये बात याद रखना, संविधान आने से पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं था, उसके जगह फेडरल कोर्ट था। अब बात करते हैं हाई कोर्ट की। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन ईच स्टेट। हाई कोर्ट अपने रिस्पेक्टिव स्टेट के लिए होता है, पूरे देश के लिए सुप्रीम कोर्ट होता है। तो हर स्टेट के लिए कौन होता है, तुम्हारा हाई कोर्ट होता है। तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन ईच स्टेट एंड यूटी इज द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट इज देयर फॉर ईच स्टेट एंड फॉर ईच यूटी। क्लियर है। चलो आर्टिकल 214 क्या बताता है कि हर स्टेट का एक हाई कोर्ट होना चाहिए। देखो हमने एक दो आर्टिकल पढ़े हैं, जैसे हमने पढ़ा आर्टिकल 32, इसमें हम सुप्रीम कोर्ट के पास रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। हमने एक पढ़ा अभी आर्टिकल 214 जो बोलता है देयर मस्ट बी वन हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। अभी इंडिया में 25 हाई कोर्ट है ना, स्टेट एंड यूटी के लिए, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि एक हाई
हाई कोर्ट एक से ज्यादा स्टेट को भी कंट्रोल करता है, ये भी मैंने लिखा है। 6 स्टेट शेयर अ सिंगल हाई कोर्ट, एक ही हाई कोर्ट है जो 6 स्टेट को संभालता है। जो तुम सुप्रीम कोर्ट में लिखे थे रिट वाला बात तुम सेम यहाँ पे लिख दो, आर्टिकल नंबर चेंज कर दो 226। मजेदार लग रहा है? मैं बोल रही हूँ ना, ट्रस्ट मी, करो ये रैपिड रिकैप, आपकी बात बन जाएगी। बिल्कुल आप इस अटेम्प्ट में ऐसा लगेगा कि जो जो सेशन में मैम बोली ना याद आ रहा है, आप आराम से लिख पाओगे। यू जस्ट नीड द अमेजिंग दीज हैंड रिटन नोट्स एंड ऑफ कोर्स सेशंस। चलिए, तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा कि हाई कोर्ट हर स्टेट के लिए होना चाहिए, आर्टिकल 214 ऐसा बोला, और 226 बोला कि हम रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में जाकर। ओके, एक फन फैक्ट है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। ओल्डेस्ट हाई कोर्ट किस स्टेट का है? कैलकाटा। कैलकाटा हाई कोर्ट सबसे पुराना हाई कोर्ट है जो 2 जुलाई 1862 को बना था। मैं आपको पहले ही बोली, कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले भी हाई कोर्ट था, अभी भी है। पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन आने से ही सुप्रीम कोर्ट का जन्म हुआ। नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोर्स 1 एंड नंबर ऑफ हाई कोर्ट अभी 25 है। हर स्टेट को लेकर एक हाई कोर्ट होता है। थर्ड हायरार्की इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। पहले सुप्रीम कोर्ट आया, अब हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। बोलते हैं हाई कोर्ट से नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं वो सिविल लॉ मैटर को डील करते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 2 टाइप का कोर्ट होता है, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और एक सेशन कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डील करता है सिविल मैटर को और सेशन करता है क्रिमिनल मैटर को। आज अगर वेस्ट बंगाल में कोई क्राइम होगा, कोई भी क्राइम होगा, रेप हो गया, मर्डर हो गया, थेफ्ट हो गया, चीटिंग हो गया, वो मैटर पहले कहां फाइल होगा? कैलकाटा डिस्ट्रिक्ट में होगा तो सेशन कोर्ट में होगा। वहां बात नहीं बनेगी तो हाई कोर्ट, और वहां भी बात नहीं बनी तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट। समझ आ रहा है? देखो लिखा है कोर्ट ऑफ सेशन होता है डील्स विद क्रिमिनल मैटर, तो तुम ये याद रखना, कोर्ट ऑफ सेशन डील्स विद क्रिमिनल मैटर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डील्स विद सिविल मैटर, और ये दोनों डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। केसेस आर डिसाइडेड बेस्ड ऑन द लोकल लिमिट विद इन द पार्टीज रिसाइड और द प्रॉपर्टी अंडर विच डिस्प्यूट इज सिचुएटेड। डिस्प्यूट कहां हुआ है या पार्टी कहां सिचुएटेड है, इससे डिसाइड होता है कि ये कौन से कोर्ट के जुरिडिक्शन में आएगा। आज 2 पार्टी है राजस्थान की, उनके बीच में कोई क्राइम हो गया, आप बोलोगे मैम आइए ना वेस्ट बंगाल कोर्ट में कीजिए, नहीं, पहले वो राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल होगा। एक और होता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लिए मेट्रोपॉलिटन कोर्ट भी होते हैं। ये आप एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए याद रखोगे, मतलब क्वेश्चन भी आ सकता है। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स आर एस्टैब्लिश्ड इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट जहां की पॉपुलेशन 10 लाख या उससे ज्यादा है। मैम ऐसा क्यों किया गया? देखो लॉजिक सिंपली लिखा हुआ है कि अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, 10 लाख या उससे ज्यादा, तो सेशन कोर्ट और सिविल कोर्ट सिर्फ नहीं संभाल पाएगा, तो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स भी बना दिए जाएंगे, जिसमें चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की तरह काम करता है, और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी होता है जो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास का पावर यूज कर सकता है। अगर आप देखो बहुत कम टाइम में हमने काफी अच्छा खासा कंटेंट कवर कर लिया। हमने समझा लॉ बनाने का प्रोसेस, लॉ बनाने की 2 बॉडी है, देश के लिए पार्लियामेंट, स्टेट के लिए स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट में लॉ कैसे बनते हैं ये मैंने आपको बखूबी समझाया, एकदम सीक्वेंस समझो प्लीज। फिर हमने टाइप ऑफ लॉ किए, क्रिमिनल लॉ किया, सिविल लॉ किया, है ना, टाइप ऑफ लॉ किए हमने सारे। उसके बाद हमने क्या किया? एग्जीक्यूटिव बॉडी जो लॉ को इंप्लीमेंट करता है। तो सेंट्रल लेवल पे बहुत सारी मिनिस्ट्रीज है, स्टेट लेवल पे भी है, मिनिस्ट्रीज है, डिपार्टमेंट है, वो रिस्पेक्टिव स्टेट के लिए है। तो सेंट्रल लेवल की कुछ मिनिस्ट्री पढ़े, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बेसिकली टैक्सेशन मैटर, फाइनेंस मैटर, है ना, होम अफेयर्स का मिनिस्ट्री है, लीगल मैटर का मिनिस्ट्री है, बहुत सारा मिनिस्ट्री है, तुम तो जानते ही हो। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है ना, मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे है, रोड है। उसके बाद हमने पढ़ा जुडिशियरी सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट पढ़ा, हाई कोर्ट पढ़ा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 2 हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और एक सेशन कोर्ट। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही अगर कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी है जहां का पॉपुलेशन 10 लाख या उससे ज्यादा है तो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट होगा। जो मैंने थोड़ी देर पहले मतलब सेशन स्टार्ट होते टाइम बोला था कि पहला 3 डिस्कशन होगा लेजिस्लेटिव के बारे में, हो गया, एग्जीक्यूटिव के बारे में और जुडिशियरी के बारे में। डन डना डन डन। अब हम पढ़ेंगे रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में। दिस इज आवर लास्ट डिस्कशन ऑफ दिस चैप्टर, उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? कुछ रेगुलेटरी बॉडीज हैं। रेगुलेटरी बॉडीज को तुम ऐसे याद रखो,
आज ये लॉ नहीं बनाते हैं, कभी कभी बनाते हैं, इनको क्वासी बॉडी बोलते हैं। वैसे तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये वर्ड बहुत सुनोगे। क्वेसी मतलब होता है नॉट एग्जैक्टली बट रिजेंबल करता है। तो कई बार अभी जो मैं बॉडीज बताने वाली हूँ ये अपनी एंटिटीज के लिए लॉ बनाते भी हैं, कई बार ये डिसीजन भी लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर तीनों का पावर है, लॉ बना भी सकते हैं, इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं, इंटरप्रेट भी कर सकता है, बट नॉट एग्जैक्टली, रिजेंबल करता है। इसलिए क्वासी जुडिशियल, क्वासी लेजिस्लेटिव, क्वासी एग्जीक्यूटिव बॉडी इनको बोल सकते हैं। अब बहुत सारा हमारे देश में ऐसा बॉडीज है जिसके लिए एक भगवान का होना जरूरी था, वो वाला भगवान नहीं। जैसे स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज में कंपनीज लिस्टेड है, अपना शेयर ट्रेड कर रहे हैं, है ना, लोग उसका शेयर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ब्रोकर्स है। अब किसी के साथ फ्रॉड होगा तो हम किसके पास जाएंगे? फ्रॉड तो या तो कंपनी करेगा या ब्रोकर करेगा, तो कोई होना चाहिए ना। तो भगवान का नाम है सेबी। क्या नाम है भगवान का? सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या नाम है? सेबी। सेबी एक रेगुलेटरी बॉडीज है फॉर द स्टॉक मार्केट। सिंपल सा बात है। अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विद इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर ही काम करती है। जैसे मैं आईबीबीआई पढ़ाऊंगी तो वो एमसीए के अंडर काम करती है। समझ में आया? ये 12 अप्रैल 1988 को स्टैब्लिश की गई थी एज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। फिर इसको स्टैट्यूटरी पावर भी दिया गया, मतलब इसके लिए एक लॉ पास कर दिया गया, सेबी एक्ट 1992। क्या इतना ही लिखने से चलेगा? बिल्कुल इतना ही लिखना है। दूसरी रेगुलेटरी बॉडी कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंक का भगवान है। ये क्या है? सेंट्रल बैंक है, अपेक्स बैंक है। अच्छा, आरबीआई के बारे में तुम जो बचपन में पढ़ते हो ना, बस वही सब है। इसका काम का क्या क्या है? इशू करना करेंसी, प्रिंट करना नोट्स, फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करना, फॉरेन एक्सचेंज रेट को मैनेज करना, कंट्रोल्स इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सब इसी का काम है आरबीआई का। ये किसके अंदर है? ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ही है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? देखो लिखा हुआ है, देश में जो इंडिया रूपी सप्लाई होता है उसके लिए। तो इशू एंड मेंटेन सप्लाई ऑफ इंडियन रूपी। ये कंट्री का मेन पेमेंट सिस्टम को भी करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रमोट करता है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण BRBNM एक स्पेशल, आरबीआई के अंदर ना बहुत सारा वो है, विंग्स है, डिवीजन है। तो डिवीजन ऑफ आरबीआई ये एक डिवीजन है। आरबीआई स्टैब्लिश किया नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई जिसको बोलते हैं, ये भी इसका एक क्या है? डिवीजन है। टू रेगुलेट एंड सेटल द पेमेंट सिस्टम इन इंडिया, जो भी इंडिया में पेमेंट हो रहा है, सेटलमेंट हो रहा है, उसको रेगुलेट करने के लिए आरबीआई बहुत सारा विंग बनाया। तो एक विंग कौन है? एनपीसीआई। फिर डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन भी है, ये भी आरबीआई का एक स्पेशलाइज्ड डिवीजन है। 3 डिवीजन पढ़े, BRBNM, NPCI and Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation. Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation का क्या काम है? Providing insurance of deposit and guarantee of credit facilities to all Indian bank. आज बैंक में इतना पैसा लोगों का डिपॉजिट है ना, कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, गारंटी प्रोवाइड करना, ये आरबीआई का काम है। ये हमारा क्या था? आरबीआई। समझ आया? एंड थर्ड रेगुलेटरी बॉडीज जो आपके सिलेबस में है, आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। कंपनी को बनाना जैसा टफ है, कंपनी को बंद करना भी उतना ही टफ है। उसके लिए भी एक लॉ का प्रोसेस है और एक एक्ट है। एक्ट का नाम है आईबीसी, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016। बहुत पुराना नहीं है, नया ही लॉ है। तो ये जो आईबीबीआई है, ये एक बोर्ड है, एक अथॉरिटी है, एक रेगुलेटर है। ये क्या देखता है? वही कोई भी कंपनी इंसॉल्वेंट हो रही है, बैंकरप्ट हो रही है, उसके प्रोसेस को देखता है। देखो लिखा हुआ है, थ्रू इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, इनके बहुत सारे प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके थ्रू। ये कब स्टैब्लिश हुआ? 1 अक्टूबर 2016। इसको स्टैट्यूटरी पावर दिया गया आईबीसी लाकर 2016 में। 5 मई 2016 को एक लॉ पास किया गया आईबीसी नाम से, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। ये इंडिविजुअल, कंपनी, एलएलपी, पार्टनरशिप, सब के लिए। ये लोग जब भी इंसॉल्वेंट होगी, बैंकरप्ट होगी, तो इसके पूरे प्रोसेस को ओवरव्यू करना थ्रू इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, थ्रू इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज, ये किसका काम है? आईबीबीआई का। इनका एक लॉ है जिसका नाम क्या है? आईबीसी 2016। It attempts to simplify the process of insolvency and bankruptcy proceeding of companies, LLP, partnership firms,
इट हैंडल द केसेस यूजिंग टू ट्राइब्यूनल, एनसीएलटी है ना एंड डीआरटी। पहले एनसीएलटी की जगह कुछ और कोर्ट हुआ करता था, अब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है। यहाँ बात नहीं बनता है तो हम लोग एनसीएलटी में जाते हैं, और अगर वहां भी बात नहीं बनता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो कंपनी से रिलेटेड जितने भी मैटर होते हैं वो कौन से कोर्ट में लेके जाए जाते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं, एनसीएलटी में। यहां बात नहीं बना तो एनसीएलटी, और यहां भी बात नहीं बना तो लास्ट में सुप्रीम कोर्ट। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 था, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। मैम एक बार बता दीजिए हमने इसमें क्या क्या डिस्कशन किया? जरूर बताऊंगी। सबसे पहले हमने इसमें लॉ का डेफिनेशन समझा। देखो अभी जो मैं लिख रही हूँ वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है ना, एकदम जो हमने सेलेक्टिव पोर्शन किया है। लॉ का डेफिनेशन कि लॉ क्या है, लॉ इज अ सेट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड रूल्स वाला जो बताई थी सेम। फिर हमने पढ़ा 3 बॉडीज के बारे में। ये अलग से पढ़ने से आपका बहुत क्लियर हो गया, नहीं तो बहुत हौच-पौच होता। 3 बॉडीज हम लोग इसके अंदर पढ़े, क्या क्या? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। फिर सबसे पहले पढ़े लेजिस्लेटिव। लॉ कौन बनाते हैं? तो हमने समझा पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, और पूरा प्रोसेस समझा, और इसी के अंदर हमने टाइप्स ऑफ लॉ भी किए। ये जो मैं लास्ट में समरी लिखूंगी ना हर दिन हर सेशन में, इससे आपका तंदुरुस्त लेवल पे आपका कवर हो जाएगा। फिर हमने क्या किया? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हमने पढ़ी, जैसे मिनिस्ट्रीज ऑफ फाइनेंस, होम अफेयर्स, लीगल एंड अदर मैटर अफेयर्स, ये सब पढ़ा। और क्या पढ़ा हमने? जुडिशियरी। जुडिशियरी के अंदर हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, है ना। फिर हमने क्या पढ़ा? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कोर्ट पढ़े, और मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स के बारे में भी पढ़ा। सिंपल, एकदम सिंपल है। और रेगुलेटरी बॉडी में हमने पढ़ा सेबी, आरबीआई एंड आईबीबीआई। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पार्ट 1, बिल्कुल ऐसे ही नोट्स, ऐसा ही सेशन, ऐसा ही रिवीजन, सब कुछ ऐसा ही होने वाला है। अब एक चीज समझ लो, ये मैं इसलिए अभी करा रही हूँ क्योंकि तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी हो चुका है। कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ बनाने का पावर जो दिया गया वो 2 गवर्नमेंट को दिया गया, सेंट्रल स्टेट। मैम पता है, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, इसके लिए 3 लिस्ट बनाई गई। सेंट्रल स्टेट जॉइंट लिस्ट, इसको कॉन्करेंट लिस्ट भी बोलते हैं। सेंट्रल लिस्ट में जो भी मैटर है उसको लेकर लॉ पार्लियामेंट बनाएगा, स्टेट लिस्ट में जो भी मैटर है उसको लेकर लॉ स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा, और जॉइंट लिस्ट में जो भी मैटर लिखा है उसको लेकर बोथ बनाएगा। जैसे कि स्टैंप ड्यूटी, इसको लेकर अगर लॉ बनाना पड़ा, कुछ भी करना पड़ा, दोनों बनाएगा, सेंट्रल एंड स्टेट। क्लियर है? दैट्स ऑल डियर। हो गया हमारा चैप्टर नंबर 1 दैट कम्स फॉर 6 मार्क्स। ठीक है, आपको ये पीडीएफ पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा, और हमारा टेलीग्राम चैनल श्रुति चमरिया क्लासेस पर भी आ जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट। रैपिड रिवीजन में बने रहिए, बहुत अच्छा सेशन होगा, बहुत मजेदार, और आप बिल्कुल अपने जनवरी अटेम्प्ट में या दिसंबर में अगर सीएमए दे रहे हैं आप बिल्कुल क्लियर करोगे। सब्सक्राइब कर देना चैनल, सारे सब्जेक्ट का सेशन इसी तरीके से इसी चैनल पर आएगा। थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट।